हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो जी आप सब। तो सिक्योरिटीज़ लॉ एंड कैपिटल मार्केट की आपकी ये थर्ड क्लास है। और हमने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये समझा कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या रोल प्ले कर रहा है हमारी इकॉनमी में। और फाइनेंशियल सिस्टम से ही बेसिकली हमारा ये सब्जेक्ट निकल कर आया है। तो हमने लास्ट क्लास में एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में किया था फाइनेंशियल सिस्टम क्या कर रहा है, एलोकेशन ऑफ फंड या चैनलाइजेशन ऑफ फंड कर रहा है। जैसे हमने समझा था, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनीज के पास जा रहा है, और उन कंपनी तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टर को कंपनी के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है और कंपनीज को इन्वेस्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए हम मनी मार्केट चले जाते हैं, और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए हम कैपिटल मार्केट। दोनों के लिए इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म फंड्स देने हैं और कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो मनी मार्केट में जाके फंड्स रेज करेगी। और अगर उसको लॉन्ग टर्म चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट जाएगी। और ऐसे ही हमें भी अगर लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्ट करने हैं तो हम कैपिटल मार्केट की तरफ मूव करेंगे। फिर हमने फाइनेंशियल मार्केट को आगे पार्ट्स में डिवाइड किया था। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट हैं, फटाफट याद करो, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। याद आए जी, मनी एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में सिर्फ डेट की डीलिंग हो रही है, मतलब वहाँ पर लोन की फॉर्म में पैसा आ रहा है और इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के साथ वापस जा रहा है। कैपिटल मार्केट में डेट और इक्विटी दोनों है, मतलब लोन्स भी हैं और शेयर होल्डिंग भी है, ऑनरशिप भी है। इक्विटी मीन्स ऑनरशिप। डेट मार्केट और कैपिटल मार्केट को डिफरेंस को हमने समझ लिया था। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम का एक पहला प्लेटफॉर्म है जो दोनों इन्वेस्टर और इंश्योर को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जिसको भी फंड्स इन्वेस्ट करने हैं या फंड रेज करने हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमने किया था फिर कैपिटल मार्केट की कितनी फॉर्म है। कैपिटल मार्केट की हमने दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया था उसको, डेट मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट। डेट मार्केट तो होलसेल डेट है, और सिक्योरिटीज मार्केट में शेयर्स और डिबेंचर आ जाते हैं। और सिक्योरिटीज मार्केट के फिर दो पार्ट आ जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यही हमारे पूरे सब्जेक्ट का बैकबोन है, जिसके आसपास ये हमारा सब्जेक्ट घूम रहा है। प्राइमरी मार्केट में हमने समझा था इशू ऑफ सिक्योरिटीज, और सेकेंडरी मार्केट में हमने समझा था डीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। सेकेंडरी मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज, और प्राइमरी मार्केट एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है बट एक सिस्टम है जिसके थ्रू कंपनी फंड रेजिंग करती है। तो एक तो आज इसका मैं एक आध एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर हम उसके दूसरे पार्ट पर आएंगे हम कि कैपिटल मार्केट के आगे फर्दर जो पार्ट्स थे उनकी रेलेवेंस क्या है, और फिर आगे इंटरमीडिएट्स एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक बार प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को आप थोड़ा सा और ओपन करते हैं। देखो, सपोज एक एबीसी लिमिटेड है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई है। या मैं इसको कोई और कंपनी बोल दूं, फ्लिपकार्ट बोल दूं। सपोज फ्लिपकार्ट अभी लिस्टेड नहीं है, या मैं हल्दीराम बोल दूं। तो इसको अंदर ही लिख देते हैं। फ्लिपकार्ट का ऑफिस आई थिंक बेंगलोर में है, शायद बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, और हल्दीराम का दिल्ली। या फ्लिपकार्ट बेंगलुरु में है, या हल्दीराम दिल्ली में। इनको नीड है फंड्स की, तो कंपनी वाले डिसाइड करेंगे फंड्स की ज़रूरत है। और फंड्स की ज़रूरत क्यों है, डेफिनेटली कोई एक प्रोजेक्ट लग रहा होगा, कहीं पर पैसा आगे मूव होने जा रहा होगा, कहीं उनको ज़रूरत होगी, कोई प्रोजेक्ट लग रहा है, या जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, या बाहर कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो नीड फंड्स फॉर प्रोजेक्ट, और उनको ₹100 करोड़ की ज़रूरत है। तो 100 करोड़ के बदले वो या तो शेयर्स इशू करेंगे,
या डिबेंचर्स इशू करेंगे। ये किस पे डिपेंड करेगा कि शेयर्स इशू करें या डिबेंचर इशू करें, पहला क्वेश्चन आएगा। तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट जो लगना है ये सब इस पे डिपेंड करेगा और कंपनी की अपनी इंटरनल नेटवर्क पर डिपेंड करेगा। अगर कंपनी को लग रहा है कि नहीं, जो हम फंड्स, हमें 100 करोड़ की ज़रूरत है, हम एक स्पेसिफिक पीरियड पर वापस नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत टाइम लगेगा, या हमें नहीं पता हम कब वापस कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली उस केस में शेयर्स ही इशू करने चाहिए, क्योंकि डिबेंचर तो कन्वर्ट करेंगे या हम रिडीम करेंगे। तो अगर हमने रिडीमेबल डिबेंचर इशू कर दिए तो हमें पैसा वापस करना पड़ेगा उस फिक्स पीरियड पे, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। शेयर्स इशू करने का ये फ़ायदा है कि हमें परपेचुअल है, पैसा वापस टिल वाइंडिंग अप तक नहीं करना और कोई फिक्स कॉस्ट या फिक्स रिटर्न नहीं देनी, सिर्फ हमें डिविडेंड देना है, वो भी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पर होगा और वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी है दे या ना दे। तो जो पैसे की ज़रूरत है वो तो है, बट किस फॉर्म में लेना है वो डिपेंड करेगा कि हम प्रोजेक्ट जो लगा रहे हैं और हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है उसको आगे पूरा करने की। अगर हम शेयर्स लेते हैं तो ये परपेचुअल है और नो फिक्स्ड कॉस्ट, हमें कुछ वापस नहीं देना, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। डिबेंचर रिडीमेबल होंगे और विद फिक्स्ड कॉस्ट होंगे, इंटरेस्ट होगा ना, और हमें पैसा भी वापस करना पड़ेगा। हम इसका बदले हम कन्वर्टेबल डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर में ये फ़ायदा होता है कि हमें कुछ टाइम तक इंटरेस्ट देना है और बाद में हम उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर कंपनी को लग रहा है कि हमें बहुत लॉन्ग टर्म या इनडेफिनेट पीरियड के लिए पैसा लेना है, तो या तो वो शेयर्स इशू कर दे या कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर दे। शेयर्स इशू करेगी तो सिंस फ्रॉम फर्स्ट डे उसको कोई कॉस्ट फिक्स नहीं देनी, प्रॉफिट आएगा तो देना है और वो भी मर्जी है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कंपनी के रिजर्व्स में ऐड होता चला जाएगा पैसा। बट अगर डिबेंचर इशू किए हमने और अगर कन्वर्टेबल रख दिए तो वो पहले तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना टिल द टाइम ऑफ कन्वर्जन, बाद में फिर हम उनको शेयर होल्डर बनाएंगे। और अगर हमें लग रहा है कि पक्का कि हम पैसे वापस कर ही देंगे तो फिर हम क्या करें, रिडीमेबल इशू कर दें, और हमें इंटरेस्ट देने की कैपेसिटी है तो हम पे कर सकते हैं। तो ये मैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक टॉपिक कराऊंगा, वहां पर और ज़्यादा हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। बट अभी हम ये समझ रहे हैं कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू प्लान करती है तो सबसे पहले वो नेचर ऑफ सिक्योरिटीज इशू करेगी, इंस्ट्रूमेंट इशू डिसाइड करेगी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करना है, फिर वो डिसाइड करेगी कि वो आगे फर्दर कैसे मूव करना है। अब अगर ये फंड शॉर्ट टर्म फंड चाहिए थे, मैं अब एक और लिख देता हूँ, इसको एक और फॉर्म में ले लेता हूँ। सपोज हल्दीराम या फ्लिपकार्ट इनको नीड ऑफ ₹100 है, 100 करोड़ की जरूरत है। तो सबसे पहले इनको क्या डिसाइड करना है कि इसका पीरियड कितना है, या तो शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म मींस अप टू 1 ईयर। तो ये कहाँ चले जाएं, मनी मार्केट, क्योंकि डिबेंचर और शेयर शॉर्ट टर्म के लिए इशू नहीं हो सकते, मिनिमम 3 ईयर का पीरियड होता है डिबेंचर का। तो इनको फिर मनी मार्केट जाना पड़ेगा। और क्या इशू कर दें, ये जो कंपनियां हैं वो कमर्शियल पेपर इशू करती हैं, सीपी बोलते हैं इसको, और बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट करते हैं। अगर ये कंपनी बैंक होती तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती, और इसकी मैच्योरिटी ही अप टू 1 ईयर होती है। और इसमें आप, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, और डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो ये मनी मार्केट जाएगी अगर उसको कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए। और अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए, लॉन्ग टर्म मींस अबव 1 ईयर, तो बताओ अब बच्चों कहाँ जाना है, आपने क्या समझा अभी तक। कैपिटल मार्केट, कौन सी मार्केट है हमारे पास, कैपिटल
मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट में जाएगी ऑब्वियसली, ये कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के कौन से पार्ट में जाएगी? प्राइमरी मार्केट। और अगर फर्स्ट टाइम इशू ला रही है तो ये आईपीओ होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और अगर लिस्टेड कंपनी है रिलायंस जैसी होती, वो पैसा लेने जा रही है, तो फर्दर पब्लिक ऑफर की बात आ जाएगी। तो इसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म फंड्स लेने हैं तो नेक्स्ट स्टेप डिसाइड होगा हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन सा इश्यू करना है। ऊपर हमने वहां पर तो हमारे पास चॉइस ही एक है कि हमने कमर्शियल पेपर इशू कर दिए, या हम बैंक से लोन भी ले सकते थे, शॉर्ट टर्म था तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो बैंक लोन भी हो गया, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट कौन सा लेना है। अगर तो हमें ये जो टर्म है इनडेफिनेट है, हमें टाइम नहीं पता, तो क्या इशू करो? इक्विटी, या क्या इशू कर दो? कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर और इक्विटी में क्या फर्क है? इक्विटी में तो स्टार्टिंग से ही हमें कुछ नहीं देता, बट कन्वर्टेबल डिबेंचर में तो आपको पहले कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक आप कन्वर्ट नहीं करते, और फिर बाद में आप शेयर्स में कन्वर्ट कर दोगे। और अगर हमें लग रहा है कि हम आधा पैसा वापस कर देंगे तो हम पार्टली कन्वर्टेबल कर दें, हमें लग रहा है 60% कर देंगे तो भी पार्टली कर दें, तो कुछ पैसा हम वापस कर देंगे, कुछ को हम कन्वर्ट कर देंगे शेयर्स में। और जब वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो पैसा ऑटोमेटिकली परपेचुअल हो गया, हमें आगे वो पे नहीं करना। दूसरा, अगर हमें लग रहा है सर्टेन पीरियड है प्लस कैपेसिटी टू रिटर्न है, हमारे पास फंड्स अवेलेबल होंगे, तो हम क्या इशू कर दें? रिडीमेबल डिबेंचर्स। ये रिडीमेबल डिबेंचर। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट डिसाइड हो जाएंगे कि हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस तरह से इशू करना है। और फिर हम जो भी इशू करेंगे तो अल्टीमेटली तो हमें पब्लिक कैपिटल मार्केट का आईपीओ पार्ट पे जाना ही पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं अब इसको सिंपल समझूं कि इशूअर, अगर मैं इसको और बहुत शॉर्ट फॉर्म में कर दूं, इशूअर को नीड ऑफ फंड है, तो सबसे पहले वो डिसाइड क्या करेगा? टेन्योर, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म के लिए उसको कौन सी मार्केट अवेलेबल है? मनी मार्केट। और मनी मार्केट में जाकर वो बैंक से लोन ले ले या सिक्योरिटीज इशू कर दे, कमर्शियल पेपर। और बैंक होगा तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, कंपनियां कमर्शियल पेपर इशू करती हैं। तो जब इनके रिलेटेड टॉपिक आएंगे तब हम ज़्यादा बात करेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, और लॉन्ग टर्म के लिए उसको जाना है तो कहाँ चली जाए वो? कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में शेयर्स इशू कर दे या डिबेंचर से इशू करे, डिबेंचर कन्वर्टेबल होंगे या रिडीमेबल। और ये डिपेंड करेगा कंपनी किस हालत में है। कंपनी को लग रहा है मैं पैसे नहीं वापस कर सकती, तो हमने जैसे डिस्कस किया डिबेंचर के केस में। उसके बाद टेन्योर के बाद आ जाता है उसको प्लान करना है। और कैपिटल मार्केट के कौन से पार्ट में जाएगी ये? प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में क्या होगा? इशू एंड अलॉटमेंट। और उसके बाद उसको लिस्टिंग करानी पड़ेगी। और लिस्टिंग कहां पर कराएगी वो? सेकेंडरी मार्केट। वो क्या होगा हमारा? स्टॉक एक्सचेंज। ये सेकेंडरी मार्केट आ गई और ये प्राइमरी मार्केट आ गई। और उसके बाद कंपनी की डीलिंग शुरू हो जाएगी। वहां पर स्टॉक मार्केट में इशू एंड अलॉटमेंट है, सॉरी प्राइमरी में इशू एंड अलॉटमेंट है, तो सेकेंडरी में स्टॉक एक्सचेंज पर आ जाएगा हमारा डीलिंग, या हम
ट्रांसफर या बाय सेल, कुछ भी बोल सकते हैं, वो शुरू हो जाएगा यहाँ पर। इतना बात क्लियर हुई जी हमें सबको? तो अब आपको प्राइमरी मार्केट और कैपिटल मार्केट का थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो अब मैं इसको दोबारा से प्राइमरी और सिर्फ सेकेंडरी पे आ रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज के पार्ट पर आना है हमें अब, कि स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट क्या है। अब देखो, इशूअर, इशूअर का मतलब समझ गए, वो कंपनी जिसने फंड्स लिए हैं, वो पब्लिक ऑफर लेकर आया, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर थी। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब है कि हमने फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा लिया है, तो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ बोलते हैं। और अगर हम पहले ले चुके हैं तो उसको फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं एफपीओ। तो इश्यूअर जब पब्लिक ऑफर लाएगा तो वो शेयर्स होंगे या डिबेंचर, डिबेंचर फिर वही कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल। कैपिटल मार्केट जाएगा, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में ही जाना है कंपनी को। बट फर्स्ट, फर्स्ट किस में जाएगा? वो प्राइमरी में। प्राइमरी में कंपनी इशू करेगी, फॉर अलॉटमेंट करेगी, और उसके बाद उसको लिस्टिंग करानी पड़ेगी अलॉटमेंट के बाद। और जब लिस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद फिर डीलिंग शुरू होगी। और ऐसा कंपलसरी किया गया है, सेक्शन 40 ऑफ द कंपनी एक्ट भी कहता है कि अगर कोई भी कंपनी पब्लिक से फंड रेज करती है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग करानी जरूरी है। और अगर वो लिस्टिंग नहीं कराती तो सारा पब्लिक इशू का पैसा वापस करना पड़ जाएगा। तो अब मैं लिस्टिंग के पर्पस के लिए आ रहा हूं कि यहाँ पर तो लोग, यहाँ पर अलॉटमेंट के बाद कौन आ गए? शेयर होल्डर, ये हो गए मेंबर्स। बट कंपनी ने तो परपेचुअल इशू की है, वो तो वाइंडिंग अप से पहले पैसे वापस नहीं करेगी। अब अगर इनको नीड ऑफ फंड है तो यहाँ पर वो सेल करने जाएंगे, और अगर उनको फर्दर शेयर लेने हैं तो खरीदने जाएंगे। तो कंपनी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल में समझो कि जैसे डीडीए या आपकी कोई भी सिटी में हाउसिंग सोसाइटी या हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वो फ्लैट्स बनाती है, या किसी बिल्डर ने सोसाइटी बनाई। तो आपने जब वो नया फ्लैट आया तो इट इज न्यू इशू ऑफ फ्लैट, न्यू अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट। बट जब आप वो फ्लैट ले लेते हो तो अगर आपको वो फ्लैट बेचना हो तो क्या वो अथॉरिटी या बिल्डर वापस लेता है या आपको मार्केट में सेल करना पड़ता है? मार्केट में सेल करते हो आप। तो मार्केट में सेल करने को फ्री ट्रांसफरेबिलिटी बोला गया है कि आप किसी को भी वो फ्लैट बेच सकते हो। और वो जब आप फ्लैट बेचोगे तो आपको एक मार्केट चाहिए जिसको हम प्रॉपर्टी मार्केट कहते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी मार्केट कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, जैसे सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, हर ही मंडी है, बट प्रॉपर्टी की कोई स्टैंडर्डाइज मार्केट नहीं है। बट शेयर्स के केस में जब हमने कंपनी से शेयर्स ले लिए और हमें जब बेचने हुए तो कंपनी कह रही है मेरे पास तो तब तक मत नहीं आना जब तक मैं वाइंडिंग अप नहीं करूंगी। तो उससे उससे पहले अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ गई तो कहाँ जाएंगे वो शेयर होल्डर? तो शेयर होल्डर को एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मीन्स स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज पर वो शेयर होल्डर अपने शेयर सेल करेगा तो कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर से उसका नाम काट देगी और जिसने खरीदा उसका नाम एंटर कर देगी। तो मान लो किसी पर्सन, कोई कंपनी का पब्लिक इशू आया 1 साल पहले, आज उसके शेयर होल्डर को फंड्स की जरूरत है, तो आज वो अपने शेयर्स लाकर स्टॉक एक्सचेंज पे बेच सकता है। जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे बेचेगा तो डेफिनेटली उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर से डिलीट हो जाएगा और जो नया मेंबर बनेगा उसका नाम एंटर हो जाएगा और वो फिर फर्दर आगे के लिए कंपनी का शेयर होल्डर हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर फ्लैट लेते हो तो आपको फ्लैट की अलॉटमेंट हुई तो फ्लैट आपके पास आ गया, बट आपको जब बेचना होगा तो आप सेल करोगे। तो सेल करने के बाद फ्लैट की रजिस्ट्रेशन होती है, आपने जनरल लॉ में रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा होगा। तो वहां पर जब रजिस्ट्रेशन होती है तो रजिस्ट्रेशन का पर्पस ही क्या है कि एक आदमी की ऑनरशिप खत्म हुई और आगे के लिए नया आदमी स्टार्ट हो गया। अब इस केस में ध्यान देना कि जो फ्लैट का प्राइस है क्या बाद में अथॉरिटी डिसाइड करती है। जब आपने पहली बार लिया तो बिल्डर से सपोज 1 करोड़ का फ्लैट लिया,
बट अब आप उसको जब बेचते हो तो क्या उसका प्राइस बिल्डर डिसाइड करता है या मार्केट डिसाइड करती है? मार्केट। और मार्केट में कौन डिसाइड करता है? बायर एंड सेलर, डिमांड एंड सप्लाई। अब अगर किसी के पास फ्लैट है, लेने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो वो डेफिनेटली 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्लैट बेचना चाहेगा, और अगर लेने वाले कम हैं तो प्राइस कम होगा। तो डिपेंड करेगा कि बायर कितना है, जितना ज़्यादा बायर होगा प्राइस बढ़ता जाएगा, बायर कम होगा तो प्राइस कम रहेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज पर जो प्राइसिंग हो रही है वो कंपनी नहीं करती, जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। अब आप समझ गए कि प्राइमरी मार्केट का तो पार्ट हमारा क्लियर हुआ कि कंपनी पब्लिक इशू लाकर बाहर हो गई। अब जब सेकेंडरी मार्केट में कंपनी आएगी तो उसका क्या रोल है? अब मैं सेकेंडरी मार्केट की एक स्लाइड बनाता हूँ। और ये सब सिक्योरिटीज मार्केट का ही पार्ट है। स्टॉक एक्सचेंज, आपने नाम सुना है एनएससी या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है हमारे। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। देखो जी, अब स्टॉक एक्सचेंज एक तरह की मार्केट है। कंपनी पहले प्राइमरी मार्केट गई थी, प्राइमरी मार्केट के बाद उसने स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स की अवेलेबिलिटी करा दी कि यहाँ पर शेयर्स डील हो सकते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज ने परमिशन दे दी। उसी वर्ड को हम बोलते हैं लिस्टिंग, लिस्टेड कंपनी। वो कंपनी क्या बन जाएगी? अब लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। सपोज एबीसी लिमिटेड थी, या हल्दीराम थी, या फ्लिपकार्ट है। इन्होंने 1 करोड़ शेयर्स एट द रेट 50, मैं 100 कर देता हूँ, तो 100 करोड़ की अलॉटमेंट कर दी। अलॉटेड शेयर्स यहां पर अवेलेबल हो गए फॉर बाय सेल, ये यहां पर अवेलेबल। अब ऐसे ही और भी बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स होंगे, और यहाँ इस अवेलेबिलिटी को ही लिस्टेड कंपनी, अब ये कंपनी क्या कहलाई जाएगी? लिस्टेड कंपनी। अब आप देखो, अगर आप किसी भी मार्केट में जाते हो तो वहाँ मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आप एक शॉपिंग मॉल में गए, तो हम मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है, कपड़ों की भी है, जूतों की भी है, गिफ्ट आइटम की है, रेस्टोरेंट भी हैं, पिक्चर हॉल भी खुले हुए हैं, और ब्यूटी पार्लर भी खुले हुए हैं। तो एक ही मॉल में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स मिल जाती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज को भी आप ये समझ के चलो, इट इज़ लाइक अ शॉपिंग मॉल। तो अब यहाँ पर और भी कंपनियों के शेयर्स अवेलेबल होंगे। सपोज यहाँ पर ये एबीसी, हल्दीराम, फ्लिपकार्ट, टीसीएस पहले से थी, विप्रो भी है, एलएनटी भी है, मारुति, रिलायंस, टाटा स्टील, टाटा मोटर, जिंदल स्टील, सीसीडी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एसीसी आपने नाम सुना होगा, सीमेंट, ओएनजीसी आपने सुना होगा, आईपीसीएल सुना होगा। ये सारी कंपनियां हैं। अब सब कंपनियों ने यहाँ पर लिस्टिंग करा दी। यहाँ पर लिस्टिंग करा दी मतलब कि आप, हमारे शेयर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब हम तो काम कर रहे हैं, ये 100 करोड़ लेकर कंपनी ने तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो तो प्रोजेक्ट में काम कर रही है। अब यहाँ पर कौन लोग आ रहे हैं?
किसी भी मार्केट में एक बायर होगा और एक सेलर होगा। ये यहां पर सेलर आ गए। ये किसके थ्रू जाएंगे? इनका कोई एक ब्रोकर होगा जिसको हम बोलेंगे स्टॉक ब्रोकर, और ये भी यहां पर किसके थ्रू आएगा? स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। तो यहां पर ये बायर बाय करेगा तो पैसे देगा, और सेलर यहां पर क्या देगा? अपने शेयर्स या डिबेंचर्स देगा, और यहां पर डीलिंग होगी। अब प्राइस क्या होगा? प्राइस किस पर डिपेंड करेगा? तो मैंने जैसे फ्लैट का एग्जांपल दिया था कि अगर आपने एक फ्लैट, आपको अलॉटमेंट हुई, सोसाइटी फ्लैट था या गवर्नमेंट से आपने लिया, और वो फ्लैट अगर आप बेचने जा रहे हो तो उस फ्लैट का प्राइस किस बेस पर डिसाइड होगा? उस फ्लैट की कीमत कम होगी या ज़्यादा होगी ओरिजिनल प्राइस से? अब मान लो 1 करोड़ का ओरिजिनल प्राइस था, आपने डेवलपमेंट अथॉरिटी से लिया या किसी बिल्डर से लिया। अब वो 1 करोड़ वाला फ्लैट या तो ज़्यादा है या कम है। अब वो ज़्यादा है तो किस बेस पर ज़्यादा होगा? उस जगह का जो सिनेरियो है, वहाँ का जो माहौल है। अगर वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्ट बेटर है, सिक्योरिटी है, मार्केट्स हैं, हवा पानी अच्छा है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, तो प्राइस ज़्यादा होगा। तो ऐसी जगह पर जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं हुई वो लेने आएंगे, वहाँ पर वो इंटरेस्टेड हैं उस जगह पर लेने के लिए। और आप क्यों बेच रहे हो? आपको पैसे की ज़रूरत है या आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो? ऐसे ही यहाँ पर जो सेलर है वो बेचने आ रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत है या वो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, और बायर है वो डेफिनेटली उस कंपनी में इंटरेस्टेड है। तो अब इनके प्राइस में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, नहीं करती, कंपनी डिसाइड नहीं करती, ये डिपेंड करेगा बायर और सेलर पर। और बायर और सेलर का प्राइस किस पर डिपेंड करेगा? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है और आगे की क्या लग रही है। अब ये बायर है वो करंट सिचुएशन को तो एनालाइज करके आ रहा है, पास्ट सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, और वो आने वाले फ्यूचर को अच्छा मान रहा है तभी लेने आ रहा है। सेलर क्यों बेच रहा है? शायद उसको पैसे की जरूरत है या उसको वो कंपनी अच्छी नहीं लग रही। अब इनके बीच में प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वो डीलिंग करा देगा। अब मैं एक फर्दर और स्लाइड पर आता हूं। अब हम ये समझे कि स्टॉक एक्सचेंज तो इट इज लाइक अ शॉपिंग मॉल, और यहां पर कौन है? स्टॉक ब्रोकर्स। अब बायर को भी इसके पास जाना है और सेलर को भी इसके पास जाना है। बायर यहां पर अपना ऑर्डर देगा। सबसे पहले बायर क्या देगा? ऑर्डर। किस लिए? टू बाय। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं लाइव मार्केट भी दिखाऊंगा कि कैसे बाइंग सेलिंग हो रही है। अभी तो आपको सिर्फ मैं रफ समझा रहा हूं यहां पर कि सेकेंडरी मार्केट में बाइंग सेलिंग क्या हो रही है। ऑर्डर टू बाय होगा, और इसका ऑर्डर क्या आएगा जी? टू सेल। ये ऑर्डर देगा जैसे इसने दिया। अब बाय, सपोज यहां पर कंपनी है ABC लिमिटेड, या मैं कहूं रिलायंस। बायर ने कहा बाय 100 शेयर्स एट द रेट 2000। सेलर ने कहा सेल 100 शेयर्स एट द रेट 2010। ये बायर सेलर के बीच में बिड हो जाती है। इसको आस्क, बिड और आस्क भी कहते हैं। अभी मैं उन टर्म्स में नहीं जा रहा। तो यहाँ पर ये बाय ऑर्डर आ गया और यहाँ पर ये सेल ऑर्डर आ गया। अब हमेशा आप देखो, जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आप कम से कम में लेना चाहोगे, सेलर ज़्यादा से ज़्यादा में देना पाएगा चाहेगा। तो बाय सेल ऑर्डर में डिफरेंस होता है। तो बायर कह रहा है 2000 में, ये कह रहा है 2010 में।
अब होगा क्या, या तो ये 2000 वाला प्राइस बढ़ाएगा ऊपर, या 2000 से प्राइस वो कम करेगा, या कोई नया सेलर आ जाएगा वो कम रेट दे दे, या कोई नया बायर आ जाएगा वो हायर रेट दे दे। जैसे ऑक्शन होती है, एक तरह का ये ओपन मार्केट है जहां पर बायर सेलर डिसाइड कर रहे हैं, कंपनी डिसाइड नहीं करती। अब 2000 का रेट अगर रिलायंस का है तो वो डिसाइड हो रहा है कंपनी की परफॉर्मेंस से, कंपनी की आज की परफॉर्मेंस और कंपनी की आने वाले टाइम की परफॉर्मेंस, उसके बेस पे डिसीजन होता है कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अब इन्होंने मान लो ये डिसाइड हुआ, इसने रेट चेंज कर दिया 2005, और इसने भी रेट चेंज कर दिया 2005, इसने रेट बढ़ाया और इसने रेट कम किया। इसके बाद क्या जनरेट होगा, इसको बोलेंगे हम ट्रेड। ट्रेड कितना हो गया जी, अब 100 शेयर्स एट द रेट 2005, ये डिसाइड हो गया, ये ट्रेड हो गया। तो अब इस ऑर्डर के बाद इसको क्या करना है, टू पे। बायर हमेशा क्या करेगा, टू पे, और सेलर क्या करेगा यहां पर, टू डिलीवर। इसको क्या करने हैं, शेयर्स, कितने शेयर्स, 100 शेयर्स, और इसको कितना पे करना है, यहां पर कितना पे करेगा, 100 को मल्टीप्लाई कर दो 2005 से, अभी मैं ब्रोकरेज इसमें ऐड नहीं कर रहा, 2,05,000, और ये क्या दे देगा अपने 100 शेयर्स। इसको हम जब आगे पढ़ेंगे तो पे इन पे आउट भी बोलते हैं, जब हम डीप में जाएंगे, अभी मैं उसमें नहीं आ रहा, इसके ऊपर थ्योरी आती है, व्हाट इज पे इन, व्हाट इज पे आउट, ये सेटलमेंट सिस्टम है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब जो ये शेयर्स इसके थे वो डिलीवर किए, वो शेयर्स कहाँ पड़े थे, सेलर का एक बैंक अकाउंट था, उसमें क्या पड़े थे, पैसे, और इसका क्या था, एक डीमेट अकाउंट था जिसमें 100 शेयर्स पड़े हुए थे। तो ये वहां से निकालकर ये शेयर्स डिलीवर करेगा, और ये यहां से निकालकर पैसा देगा। हालांकि पैसे पहले चले जाते हैं, अभी मैं टेक्निकलिटीज में नहीं आ रहा, बड़ा सिंपल वे में समझा रहा हूं। और ये जो ऑर्डर होता है ये थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, डीमेट अकाउंट अलग है और ट्रेडिंग अकाउंट अलग है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीमेट अकाउंट से ट्रेडिंग हो सकती है, नो, आपको डीमेट अकाउंट कहीं भी आप खुलवा सकते हो, बैंक अकाउंट कहीं भी खुलवा सकते हो, बट ट्रेडिंग अकाउंट ऑलवेज आपका ब्रोकर के पास होगा, और वो आपकी चॉइस है, आप कहीं भी खुलवाओ, बट वो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट्स का जब चैप्टर आएगा तो हम ब्रोकर की रजिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बात समझ आई कि इनका ऑर्डर टू बाय पहले आएगा, फिर टू पे होगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही होगा। दोनों अपनी बिड देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बिड्स। ये बाय की है और सेल की, यहां पर बिड आ गई, बिड और आस्क बोलते हैं इसको वैसे, ये वर्ड होता है बिड और ये होता है आस्क, और सेलर ने, और जब ये दोनों एग्री कर गए तो ट्रेड हो गया। ट्रेड के बाद पैसा देना है, और इसको हम ऑब्लिगेशन भी बोल देते हैं। बायर का ऑब्लिगेशन क्या है, टू पे, और इसका ऑब्लिगेशन क्या है, टू डिलीवर। अब इनका ऑब्लिगेशन है तो राइट भी आएगा, इसका भी राइट आएगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हो, दोनों पार्टियों का राइट है और दोनों पार्टियों का ऑब्लिगेशन है। बायर का ऑब्लिगेशन है पैसा देना, उसका राइट है उसको गुड्स या सर्विसेज मिले। सेलर का राइट है, गुड्स और ऑब्लिगेशन है जो गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड हैं वो डिलीवर करना और उसके बदले कंसिडरेशन लेने। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। इस ट्रेड को हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, जो ये ट्रेड हुआ था आप इसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज किस एक्ट के अंदर आता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA एक्ट के अंडर आ जाता है। SCRA एक्ट की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो स्टॉक एक्सचेंज पर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, किसके, शेयर्स के, बाय सेल के। बट यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट छोटे मोटे नहीं है।
दिन में 2 लाख करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है। सिर्फ 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट ओपन होती है, 5 डेज मंडे टू फ्राइडे। 9:15 AM पर मार्केट ओपन होती है, 3:30 PM पे क्लोज हो जाती है, मंडे टू फ्राइडे है। इसी पूरे एक दिन में 6 hour 15 minute में मोर देन 2 लाख करोड़ की डेली टर्नओवर होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट किसके अंडर हो रहे हैं? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। उसी के एक्ट के अंडर स्टॉक एक्सचेंज आता है, उसी एक्ट के अंडर ब्रोकर्स काम कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो राइट और ऑब्लिगेशन आएंगे, तो दोनों ने पहले अपने ऑब्लिगेशन पे कर दिए, और किसको दिए? ये अपने अपने ब्रोकर को देंगे। ये किसके थ्रू आए अंदर? ब्रोकर के थ्रू। और स्टॉक एक्सचेंज का एक क्लियरिंग सिस्टम होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, उस वर्ड को अभी हम बाद में लेंगे। ब्रोकर के थ्रू पैसे आ गए। अब ये शेयर्स किसको जाने हैं? बायर्स को। और ये पैसे किसको जाने हैं? सेलर के पास। ये शेयर्स उसके कहां पर जाएंगे? डीमैट अकाउंट में। और ये पैसे उसके पहले कहां जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद वो उसको ट्रांसफर कर सकता है अपने बैंक अकाउंट में। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, हम इसको भी समझेंगे। तो इस सारी सिनेरियो से हम क्या समझ कर आए? अब मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर दूं तो व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज में कौन आया? बायर। किसके थ्रू आया? अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। ऐसे ही सेलर, वो भी अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आया। वो जब यहां पर आए तो पहले क्या दे रहे हैं? वो ऑर्डर बाय सेल। ऑर्डर के बाद क्या हो रहा है फिर? ट्रेड, या इसको आप क्या बोल सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट। जब ये ऑर्डर हो जाएगा तो फिर क्या आएंगे? मैं यहां भी लिख देता हूं, ऑर्डर, फिर क्या आएगा? ऑब्लिगेशन, और फिर क्या आएगा? राइट। तो सेम इसका भी यही सिस्टम रहेगा, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, राइट। तो ऑर्डर जब आया, ट्रेड हुआ, तो ऑब्लिगेशन क्या है? टू पे। और राइट क्या है? टू गेट शेयर्स। यहां पर ऑब्लिगेशन क्या आया? टू डिलीवर शेयर्स। और यहां क्या आया? टू रिसीव फंड्स, जो पैसा आया। तो जब ट्रेड होगा तो टू पे यहां पर रुपी आएंगे, और यहां पर क्या आएंगे? शेयर्स। और यहां पर ये पैसा यहां जाएगा और शेयर्स यहां चले जाएंगे। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो इस टर्म को हम फंड्स पे इन भी बोलते हैं, और इसको डीमैट पे इन बोलते हैं। डीमैट पे इन का मतलब शेयर्स आना डीमैट अकाउंट से, और इसको हम फंड्स का पे इन हुआ था तो फंड्स का ही पे आउट होगा। पैसे आए बायर से और चले गए, और इसको क्या बोल देंगे हम? डीमैट पे आउट। आपका स्टॉक एक्सचेंज का एक 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया इससे। आगे तो लिखवाऊंगा इसको। और इसका मतलब ये है कि कुछ भी स्टॉक एक्सचेंज के पास बायर से आना पे इन, बाहर जाना आउट। पैसे आए, पैसे बाहर गए, शेयर्स आए, शेयर्स बाहर गए। बट ये सब किसके थ्रू हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज किसके थ्रू चल रहा है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो आपका पहला चैप्टर है, सारा इसी के ऊपर बात करेगा कि लॉ क्या है, कंपनी की लिस्टिंग कैसे होती है, डीलिंग कैसे होगी, स्टॉक एक्सचेंज कैसे बनेगा, कैसे उसको अलाउ किया जाएगा।
क्लियर हुआ जी यहाँ तक? तो हम ये आगे और फर्दर जब पढ़ेंगे, आज मैंने आपको सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया है कि स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम है क्या एक्चुअल में। स्टॉक एक्सचेंज से लोग परेशान होते हैं, समझ नहीं आता, फिर कहते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंज बढ़ता कैसे है और गिरता कैसे है। तो अभी वो भी समझा देता हूँ आपको कि इंडेक्स काम कैसे करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स आप नाम सुनते हो दो, तो ये कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे अप डाउन होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई बात? अब आते हैं इंडेक्स पर। आपने एनएससी सुना है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना है, बीएससी। हालांकि मुंबई हो गया वर्ड, बट इसका नाम अभी भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है। इनके इंडेक्स हैं, इसको निफ्टी 50 और इसको सेंसेक्स की 30 कंपनीज हैं। 50, ये 50 कंपनी से है और ये 30 कंपनी से है। देखो, जब भी आपने देखा होगा इन्फ्लेशन का डाटा आता है, इन्फ्लेशन बढ़ा या कम हुआ, तो वो किससे आता है? इंडेक्स है ना, इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स। आप देखते हो इंडेक्स बढ़ा या कम हुआ, वो किससे हुआ? इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चर, अदर गुड्स, ऑयल, सबको मिलाकर प्राइसिंग की जाती है कि महंगाई बढ़ी या घटी, और उस महंगाई को हम एक इंडेक्स की फॉर्म में दे देते हैं कि ये इंडेक्स है, इतने पॉइंट बढ़ा या इतने पॉइंट कम हुआ। ऐसे ही टेम्परेचर है, 40 डिग्री चल रहा है, 40 से 42 हुआ या 32 हुआ, वो किससे हुआ? मौसम के हिसाब से हुआ। तो ये एक सिस्टम है कि हम जज करते हैं कि कैसे वो चल रही हैं। अब यहां पर टोटल लिस्टेड कंपनी है अराउंड 1500, और यहां पर लिस्टेड कंपनी है अराउंड 5000 लिस्टेड कंपनी है। एनएससी पर कम कंपनियां हैं, बीएससी पे ज़्यादा हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी 1992 में आया था, फंक्शनल 1994 में हुआ था, और बीएससी तो 1875 से एक स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है। ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, बट ज़्यादा काम आज की डेट में एनएससी पर होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये टोटल 1500 कंपनी और टोटल 5000 कंपनियां हैं टोटल जिनकी डीलिंग हो रही है। बट वो फॉर इंडेक्स यहां पर टॉप 50 कंपनी लेते हैं, और यहां पर इंडिया की टॉप 30 कंपनियां ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, दो कंपनियां अलग अलग हैं ये, इन्फोसिस, ऐसे ये 50 टॉप कंपनियां ले लेते हैं, और ये लोग 30 कंपनीज लेते हैं। और सिमिलर कंपनी है, यहाँ पर भी रिलायंस है, दोनों जगह सेम कंपनियां डील होती हैं, दोनों एक तरह के मॉल हैं। अब आप देखते हो अलग अलग मॉल में सेम ब्रांड की दुकान होती हैं। आप एक मॉल में जाओ और अगर दूसरे मॉल में जाओ तो सेम ब्रांड की माल हो, डीलिंग हो रही है, माल तो हर मॉल में बिक रहा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ये इन्होंने 30 कंपनीज ली हुई हैं। ये क्या कहते हैं कि हमारे पास टोटल 1500 कंपनियां तो हैं, बट हम टॉप 50 से जज कर लेते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अब अगर इन 50 कंपनियों के प्राइस बढ़े तो इंडेक्स बढ़ता है। जैसे इन्फ्लेशन के लिए कंज्यूमेबल गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स, पेट्रोल प्रोडक्ट्स, इनके प्राइस बढ़े तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और इनके प्राइस कम हुए तो इन्फ्लेशन डाउन हो जाता है। ऐसे ही वो मानते हैं कि हमारे पास जो टोटल 1500 कंपनी है, इनमें से 50 कंपनीज के प्राइस अप हुए
तो हम इसको अपवर्ड ट्रेंड मानेंगे कि प्राइस राइज हो रहे हैं। और प्राइस राइज इन कंपनियों के कब होंगे, अच्छी परफॉर्मेंस से या खराब को परफॉर्मेंस से? ऑब्वियसली अच्छी परफॉर्मेंस से। अब आज आपने अगर मार्केट देखी हो तो मतलब स्टॉक एक्सचेंज हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हुआ है। हाईएस्ट लेवल मतलब 28 मई को अभी तक की हाईएस्ट क्लोज है स्टॉक मार्केट की, कि अभी तक स्टॉक मार्केट इससे ऊपर गई ही नहीं थी। स्टॉक मार्केट ऊपर किससे जाएगी? मैं कहूं कि प्रॉपर्टी मार्केट हाई हो गई। प्रॉपर्टी मार्केट किससे हाई हो जाती है? प्रॉपर्टी के रेट से ना। अब उसमें छोटे बड़े सब तरह के फ्लैट होते हैं। हम जनरल कह देते हैं कि आजकल प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी है। तो प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी का मतलब है वहां पर मकान जो है, चाहे वो फ्लैट है, चाहे कोठी है, चाहे कितने भी एरिया की है, उन सबके प्राइस अप हो रहे हैं। बट क्या जरूरी है कि सबके प्राइस अप हो रहे होते हैं? हम कहें कि दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट अप, तो वो दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट का आपका मतलब है कि ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ा होगा? ऐसा नहीं है। बट हम एक जर्नल एवरेज ले लेते हैं कि जी प्राइस बढ़ रहे हैं। उसमें बड़े कोठी बंगलोज भी आ गए, फ्लैट्स भी आ गए, और छोटे प्लॉट्स भी आ गए। हमने कहा मुंबई की प्रॉपर्टी तेज है, गुड़गांव की प्रॉपर्टी तेज है, तो इसका मतलब वहाँ के एवरेज फ्लैट्स के रेट हाई हुए हैं। क्या सबका रेट एक सा हाई हुआ होगा? किसी का रेट कम हुआ, किसी का ज्यादा हुआ। किसी एरिया में प्राइस कम हुआ, किसी एरिया में प्राइस ज्यादा हुआ। तो ऐसे ही इन 50 या 30 कंपनीज के प्राइस से जजमेंट होती है। तो आओ देखो। सपोज मैं एनएससी का एग्जांपल ले लेता हूं। ये जी एक हमारा शॉपिंग मॉल है। यहां पर हम एंटर हुए और यहां पर ये कंपनीज है। रिलायंस है, आईटीसी है, टीसीएस है, विप्रो है, टाटा मोटर है, टाटा स्टील है, इन्फोसिस, एलएनटी, मारुति, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एसीसी, एमआरएफ, और आपके जो बड़ी कंपनियां हैं, हिंद लीवर, हिंदुस्तान लीवर जिसको आप बोलते हो, और बड़ी कंपनी आपकी सेक्टर की हो गई, डीएलएफ ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, बैंकिंग हो गया, सीमेंट हो गया, रबड़ हो गया, आईटी हो गया, स्टील हो गया, पावर, टाटा पावर, ओएनजीसी, ये ऑयल। अब देखो ये किस किस सेक्टर की कंपनियां हैं, फटाफट आप खुद ही बता दोगे अब तो। रिलायंस का सबसे बड़ा काम क्या है? ऑयल। आईटीसी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। डाइवर्सिफाइड का मतलब मल्टी प्रोडक्ट बना रही है। हालांकि रिलायंस भी डाइवर्सिफाइड ही है, टेलीकॉम में भी है। मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, रुको।
रिलायंस ऑयल में आ गई, केमिकल्स में आ गई, टेलीकॉम मेन काम है, आईटीसी, टबैको, एफएमसीजी, पेपर, इसमें आ गई होटल, टीसीएस, आईटीसी, ये भी आईटी, टाटा मोटर ऑटो सेक्टर हो गया, टाटा स्टील स्टील सेक्टर हो गया, इन्फोसिस आईटी, एलएनटी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, मारुति ऑटो सेक्टर, एचडीएफसी फाइनेंस, ये बैंकिंग, ये भी बैंकिंग, सीमेंट, एमआरएफ रबड़, टायर है ना, तो रबड़ इंडस्ट्री में, लीवर एफएमसीजी हिंदुस्तान लीवर, डीएलएफ रियल एस्टेट, टाटा पावर पावर सेक्टर आ गया, ओएनजीसी ऑयल आ गया। अब मैंने ये क्यों लिखा, आप देख रहे हो निफ्टी का, एनएससी का निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम। ये कैलकुलेशन करनी है हमें आगे के चैप्टर्स में, अभी तो मैं बेस बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों की इसमें क्वेरी रहती है कि सर ये है क्या, तो मैंने इसलिए आपका लिया कि ये सब्जेक्ट आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो इसमें, और आपका रोल क्या रहेगा। इन लिस्टेड कंपनियों के कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो लाखों करोड़ों के पैकेज पे जाओगे, बहुत हायर लेवल्स पे आपके पहुंचने के चांस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर इतना क्लियर हुआ कि यहाँ पर हमने कौन सी कंपनियां ली हैं, अपने सेक्टर की लीडर। अब मान लो रिलायंस अपने सेक्टर में टॉप पर है, अगर कल को इसकी प्रॉफिटेबिलिटी घटती है तो क्या छोटी कंपनियों पर इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। ओएनजीसी ऑयल सेक्टर का लीडर है, अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है या बढ़ेगी तो बाकी कंपनियों पर इफेक्ट आएगा। अब देखो, अगर देश की इकॉनमी डाउन है तो सबसे बड़ा इफेक्ट किस पर आएगा, गरीब आदमी पर, छोटे पर, या बड़े अमीरों पर, छोटों पर। बट हम देश की अमीरी किससे चेक कर लेते हैं कि कौन सा देश कितना अमीर है, उसमें टॉप अमीरों का ही तो पैसा लिया जाता है ना। तो ऐसे ही एनएससी पर तो 1500 कंपनियां हैं, बट इंडेक्स में हमने 1500 में से 50 कंपनी ले ली, 50 टॉप कंपनी आउट ऑफ टोटल 1500। इससे हम जज कर लेंगे कि इनके प्राइस बढ़ रहे हैं तो मार्केट बढ़ रही है, इनके प्राइस गिर रहे हैं तो मार्केट गिर रही है। इनको लार्ज कैप भी बोलते हैं म्यूचुअल फंड के चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे। अब ये प्राइस इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी का टेम्परेचर का इंडेक्स बढ़ रहा है, फूड प्राइस बढ़ रहा है, ऑयल बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन का इंडेक्स बढ़ रहा है, ऐसे ही इनके प्राइस बढ़ रहे हैं तो इनका इंडेक्स घट बढ़ रहा है। वो कैसे होता होगा अब मैं आपको उस पर बताता हूँ। अब आपको ये समझ आया कि पहले तो हमने इसमें इंडस्ट्री के सारे लीडर ले लिए, जैसे टाटा मोटर ऑटो सेक्टर में आ गया, मारुति ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेल है इनकी, टाटा स्टील स्टील में नंबर 1 कंपनी है, एचडीएफसी फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा हो गया, बैंक सरकारी बैंक एसबीआई, आईसीसी बैंक प्राइवेट सेक्टर हो गया, एसीसी सीमेंट में नंबर 1 है, लीवर एफएमसीजी में आ गया है, डीएलएफ रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी है, पावर में टाटा पावर आ गई, और ऑयल में तो ओएनजीसी का हम नाम ले ही चुके हैं। अब मान लो कि इनके रेट, इन सब का एवरेज रेट निकाला जाएगा। मैं आगे अगली स्लाइड पर जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल इन सब की एवरेज वैल्यू ईच कंपनी है ₹1 करोड़, तो टोटल वैल्यू ऑफ 50 कंपनी क्या आ गई, 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 50,
तो ये 50 करोड़ हो जाएगा। यहां से हमने स्टार्ट किया, सपोज ये स्टार्ट हुआ या ये वैल्यू थी एज ऑन थोड़ा पेन खराब हो रहा है मेरा, ये एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वैल्यू क्या थी, ₹50 करोड़। अब 2 अप्रैल 2021 को हम क्या चेक करेंगे, इसमें से 50 कंपनियों की वैल्यू अप हुई या डाउन हुई, और वैल्यू किससे होगी, इनके प्राइस से। अब मान लो अगले दिन इन सारी कंपनियों का कंबाइंड इफेक्ट हो गया ₹52 करोड़, तो आप क्या बोलोगे, 2 तारीख को मार्केट इज अप बाय 4%। 4% कैसे हो गई, 50 थी, नेट गेन क्या आया, प्रीवियस क्लोज क्या था 50 करोड़, टुडेज क्लोज 52 करोड़, तो नेट गेन क्या आया 2 करोड़। तो परसेंटेज गेन क्या हो गया, 2 करोड़ कितने पे आया, 50 करोड़ पर, तो ये 4% हो गया कि नहीं। तो कल के रेट से 4% अप हुई, या आप कह सकते हो कि 2 करोड़ अप हुई। तो इसको हम पॉइंट्स में काउंट कर लेते हैं कि कल इंडेक्स क्या बंद हुआ था और आज क्या बंद हुआ, उसको उसकी वैल्यू के हिसाब से पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये मैं स्टॉक एक्सचेंज के चैप्टर में आपको समझाऊंगा कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, बेस फिगर कैसे ली जाती है और इंडेक्स कैसे बनता है। अभी तो आप ये समझ लो कि कैसे ये मूवमेंट चल रही है। अब मान लो 1 अप्रैल 21 को ये थी, 2 अप्रैल 21 को ये हुई, अब 3 अप्रैल 21 को, तो यहाँ पर प्रीवियस क्लोज क्या है 52 करोड़ हुआ है। अब ये क्या हुआ 52 करोड़ हुआ, तो प्रीवियस क्लोज का मतलब है 2 अप्रैल की। उसके बाद हम आज की ले लेंगे, टुडेज क्लोज सपोज हो गई है बंद 51 करोड़, तो ये नेट लॉस हुआ फ्रॉम प्रीवियस डे कितना हुआ 1 करोड़। इसको परसेंटेज में निकालेंगे, 1 करोड़ को आप डिवाइड किससे करेंगे 52 करोड़ से, तो जो यहाँ पर परसेंटेज आएगी वो हमारा डाउन बोला जाएगा। तो रोज इन 50 कंपनियों के कंबाइंड इफेक्ट को हम कैलकुलेट करते हैं और उसकी एवरेज निकालते हैं कि प्राइस बढ़े या घटे। क्लियर हुआ जी। तो अभी मैंने बहुत रॉ और बेसिक फिगर में समझाया है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हर सेक्टर की कंपनियां जिनके पब्लिक इशू आए उनके शेयर्स अवेलेबल हैं फॉर बाइंग सेलिंग के लिए। तो मार्केट में जो टोटल कंपनियां जितनी हैं उनके टॉप लीडर्स को हम ले लेते हैं, उनका सारा कैलकुलेट करते हैं टोटल कि उनके कल के रेट से आज की वैल्यू में क्या चेंज हुआ। अगर प्राइस अप हुए तो इंडेक्स अप होगा, प्राइस कम हुए तो इंडेक्स कम होगा। गर्मी बढ़ी है तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ आएगा, गर्मी कम है तो टेम्परेचर कम आएगा। महंगाई ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़कर दिखाया जाएगा, महंगाई कम है तो इन्फ्लेशन इंडेक्स डाउन हो जाएगा। तो सिमिलर यहाँ पर है। क्लियर हुआ जी यहाँ पर बात। तो ये आपका एक सिस्टम है जो चल रहा है इकोनॉमी का और बहुत बड़ा पिलर है ये न। इस इकोनॉमी में क्या रोल है
क्या पिलर है इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। आप मान के चलो कि एक दिन में 2 लाख करोड़ की बाइंग सेलिंग किसी और मार्केट में नहीं है जो यहाँ पर हो रही है। अब कैश मार्केट क्या है, डेरिवेटिव क्या है, वो हम आगे जब स्टॉक एक्सचेंज के चैप्टर्स आएंगे वहाँ पर अच्छी तरह से समझेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप हम इतना समझें कि ये रोल क्या प्ले कर रही हैं। तो आप ये मान के चलो कि ये पूरा एक तरह का बायर सेलर को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जहाँ पर बायर सेलर आ रहे हैं, अपनी चॉइस की कंपनियों में वो बाइंग के ऑर्डर दे रहे हैं, फिर ट्रेड हो रहा है, ट्रेड की सेटलमेंट हो रही है, ये काम स्टॉक एक्सचेंज का है। तो स्टॉक एक्सचेंज को हम समराइज करें तो क्या निकला, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर द शेयर और डिबेंचर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी कैन बी ट्रेडेड या आर ट्रेडेड थ्रू अ सिस्टमेटिकली मैकेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। उसके थ्रू ये काम हो रहा है। तो आज आपने थोड़ा सा बेसिक समझा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज चल कैसे रहा है, और ये सारा सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। तो सिक्योरिटीज मार्केट का प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी में हमने ये पढ़ा कि कंपनी वहाँ पर फंड रेजिंग करती है, वो तो अपना बिजनेस करना शुरू हो गई, और स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर्स की बाइंग सेलिंग हो रही है। फ्यूचर बाय सेलर आ रहे हैं कि भाई उस कंपनी की कितनी ग्रोथ के चांसेस हैं, जिसके ग्रोथ के चांसेस हैं उसमें परचेजिंग ज़्यादा होगी, ग्रोथ के चांसेस कम हैं तो सेलिंग आएगी। स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस अप डाउन कंपनी नहीं कराती, डिमांड एंड सप्लाई से होता है, उसमें ना गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है ना कोई कंपनी की है। जैसे हमने कहा हमने अपना फ्लैट बेचना है, तो हम बायर और सेलर के बीच में जो रेट डिसाइड हुआ उसी को हम मार्केट रेट कहते हैं, आगे का फ्लैट उसी रेट पे बिकता है। अब मान लो एक फ्लैट 1 करोड़ का अलॉट हुआ था, 1 करोड़ 20 लाख का बिक गया, तो अगली बार जब डीलिंग होगी उसी फ्लैट की तो हो सकता है 1 करोड़ 20 वाला 31 का बिके या कम का बिके, ये डिपेंड करेगा मार्केट सेंटीमेंट्स पे। तो धीरे धीरे आगे इसको स्टेप वाइज बढ़ाएंगे कि ये कैसे चल रहे हैं। अभी हमने ये समझा कि स्टॉक एक्सचेंज फिर एक मॉल की तरह काम कर रहा है। उस मॉल की वैल्यूशन कैसे हो रही है, डेली वैल्यूशन होती है कि कल टोटल कंपनियों की वैल्यू क्या थी और आज क्या है, उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं कि निफ्टी अप और निफ्टी डाउन, इतने पॉइंट बढ़ा और इतने पॉइंट गिरा। क्लियर हुआ जी यहाँ तक? तो आज के लिए ये करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर आपके अब रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। डेमो क्लास अब यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं आएंगी, तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, क्लासेस ले रहे हैं, उनको अपनी ड्राइव में मिलती रहेंगी। बुक्स जैसे भी होगा डिलीवर होंगी जल्दी ही। ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।